नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों में आज क्या रहा, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के हिंदू सभा मंदिर में हुई घटना को बहुत ही चिंताजनक बताया है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो कुछ हुआ वह जाहिर तौर पर काफ़ी चिंताजनक है। इससे हमारे रिश्ते और ख़राब होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थन में तमिलनाडु के गांव में पोस्टर लगाए गए। कमला हैरिस के नाना नानी भारत के दक्षिण शहर चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर थलुसेंड्रम में रहते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना। कहा कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने गलती की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 1978 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक हित के लिए किसी भी निजी जमीन को सरकार अधिग्रहित कर सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक युवक को दोस्तों ने बम के ऊपर बैठा दिया। शर्त यह थी कि बम के ऊपर बैठेगा तो मैं एक ऑटो रिक्शा दिला दूंगा। इसके बाद युवक हवा में उछला और फिर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से आप अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम मानते हैं कि मदरसा पूरी तरह से संविधान के तहत है, इसलिए इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती है। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह जरूर कहा कि मदरसे में उचित सुविधाएं होनी चाहिए और वहां पढ़ाई का ख्याल रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा जिस भावना और नियम के तहत बनाया गया था उसमें कोई खामी नहीं है, इसलिए इसे असंवैधानिक करार देना ठीक नहीं है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने और रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया और अदालत ने 22 अक्टूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद जो फैसला दिया था उसे सुरक्षित रख लिया। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो से है। 22 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया था, जिसमें कहा था कि विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा ताकि मदरसा में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से यह जानकारी मिली थी कि बहुत सारे मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रही है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश परिषद और अल्पसंख्यक मंत्री ने सर्वे कराने का फैसला लिया था। इसके बाद हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला विद्यालय के निरीक्षक शामिल थे। इसमें पाया गया कि पूरे प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525 और बहराइच में 500, बस्ती में 350 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। राजधानी लखनऊ में 100 मदरसे की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रयागराज के मऊ में 90 और आजमगढ़ में 132, कानपुर में 85 से ज़्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसे की हो रही विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ द्वारा लिए गए फैसले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने में राज्य के हित और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला है, जिसमें कहा गया कि इस तरह के विनिमय का उद्देश्य मदरसा प्रणाली को खत्म करने के बजाय उसका समर्थन करना होना चाहिए। इसने कहा कि 2004 का कानून एक विनियामक कानून है, जिसे अनुच्छेद 21A के प्रावधानों के अनुरूप समझा जाना चाहिए, जो शिक्षा को संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह अधिनियम न केवल वैध है बल्कि मदरसे पर राज्य की निगरानी बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों के अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन करने के अधिकारी को भी रक्षा करता है। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गलती की थी कि 2004 का कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह देखते हुए कि संविधान के मूल ढांचा के कथित उल्लंघन के कारण किसी कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मदरसे के नियमन और राष्ट्रीय हित में बताते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग जगह बनाकर देश की सैकड़ों साल पुरानी मिली-जुली संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। क्या किसी भी निजी संपत्ति का सरकार सार्वजनिक हितों के लिए अधिग्रहण कर सकती है? इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सभी निजी संपत्तियों को सार्वजनिक हित वाली घोषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सरकार हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। हालांकि सार्वजनिक हित के मामले में उसे समीक्षा करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में वह जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है। अदालत ने इसके साथ ही 1978 के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक हित के लिए राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। संविधान के आर्टिकल 39B का अवलोकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। इस बेंच ने 7-2 की बहुमत से फैसला दिया है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक हित के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस एस.सी. शर्मा और जस्टिस जॉर्ज मसीह की राय थी कि हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस बी.बी. नगरत्ना की अलग राय थी। मुख्य न्यायाधीश ने 7 न्यायाधीशों का बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हैं और इसलिए सरकारों द्वारा इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। बेंच के बहुमत के फैसले के अनुसार निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार हालांकि जनता की भलाई के लिए उन संसाधनों पर दावा कर सकती है जो भौतिक संसाधन हैं और समुदाय के पास है। बहुमत के फैसले में कहा गया कि सरकार निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकने की बात कहने वाला पुराना फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। उच्चतम न्यायालय की बहुमत के फैसले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के पिछले फैसले को खारिज किया गया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और लोगों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया है। योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि इन माफियाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह भाजपा ही है जो लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। झारखंड के कोडरमा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि झारखंड में भूमि, रेत, जंगल, खनन और शराब जैसे क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। यूपी की तरह माफिया को खत्म करने के लिए झारखंड में भाजपा को सत्ता में लाइए। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि जैसे औरंगजेब ने देश की संपत्ति लूटी और मंदिरों को नष्ट किया, वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन और आलमगीर आलम सहित उसके मंत्रियों ने झारखंड के लोगों को लूटा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा, गौरव और महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार गारंटी दे सकती है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा राम लला 500 साल बाद उस मंदिर में विराजमान है और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ने मथुरा और अन्य मंदिरों के लिए रास्ता भी साफ कर दिया है। हालांकि यह साफ होता है कि योगी आदित्यनाथ का इशारा किस तरफ है। झारखंड में 81 विधानसभा सदस्यीय सीट है जिसका चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को होना है, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। हाल के दिनों में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले में फैसले सुनाया है जिसमें कहा गया कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ और या उसके अपराध के खिलाफ किसी के घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है और ऐसे भाषणों को देने से मनाही की थी, जिसमें माफिया को खत्म करने के लिए बुलडोजर जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन एक भयंकर त्रासदी है और यह किसी अपराधी को उसके दंड के खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि बुलडोजर जैसी चीज़ों पर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हालांकि फिर भी योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को खत्म करने के लिए झारखंड में बुलडोजर युग लाने का आह्वान किया है और लोगों से कहा है कि वह वोट दे और माफियाओं को खत्म करने के लिए बुलडोजर एक्शन लेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो दिवाली की रात का बताया जा रहा है। इसमें नज़र आ रहा है कि एक युवक डिब्बे पर बैठा हुआ है,
अचानक से डिब्बे ब्लास्ट हो जाता है और युवक जोर से ज़मीन पर गिरता है। इसके कुछ देर बाद उस युवक की मौत हो जाती है। पुलिस ने बताया कि सबरीश और उनके दोस्तों ने दिवाली की रात शराब पी थी। इसके बाद सभी कोनाना कुंटे इलाके में जुटे थे। बेरोजगार सबरीश से उसके दोस्तों ने ऑटो रिक्शा दिलाने की बात कही और शर्त में उसे पटाखे वाले डिब्बे पर बैठने को कहा। नशे में धुत सबरीश ने शर्त मान ली। दोस्तों ने पटाखा जलाया और उस डिब्बा पर बैठा दिया। सबरीश उस पर बैठ गया। उसके दोस्त वहां से चले गए। पटाखा फटा और सबरीश हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया। कुछ सेकंड तक सबरीश सड़क पर लेटा रहा और सबरीश के दोस्त उसके पास आए और उसे उठाने लगे, लेकिन सबरीश नहीं उठ सका। उसके बाद सभी दोस्त सबरीश को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दक्षिण बेंगलुरु एसपी लोकेश जगलासर ने कहा कि डॉक्टर के मुताबिक ब्लास्ट के कारण सबरीश के निजी अंगों में गहरी चोट आई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एसपी ने कहा कि घटना का वीडियो सामने आया था। इसके बाद दोस्तों की पहचान की गई। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ऐसा ही एक मामला 31 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से सामने आया था, जिसमें स्कूटी से जा रहे 3 लोगों के पास पटाखे में अचानक ब्लास्ट हुआ। इसमें से एक शख्स की मौत हो गई थी। ब्लास्ट के समय सड़क पर खड़े 3 लोग सहित कुल 6 लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार स्कूटी पर सवार व्यक्ति के हाथ में ओनियन बम का कार्टून था। गली की सड़क आगे जाकर चौड़ी हो जाती है और सड़क से मिल जाती है। स्कूटी जब वहां पहुंची तभी वहां अचानक से एक गड्ढा आया, जिसकी वजह से कार्टून नीचे गिर गया और तेजी से एक ब्लास्ट हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके की आवाज़ आईईडी बम की जितनी तेज थी। विस्फोट के बाद इलाके में धुआं उठा। चारों ओर कागज के टुकड़े फैल गए। जैसे ही धुआं साफ हुआ तो 2 लोग किसी तरह विस्फोट से बचकर सुरक्षित स्थान की ओर भागे और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। नमस्कार, देखते रहिए सान इंडिया। मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।